सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। इस क्लास में जो पेडागोजी है, लैंग्वेज पेडागोजी हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, इसमें एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन विषय वस्तु है उपचारात्मक या कि निदानात्मक शिक्षण। इसको विकासात्मक शिक्षण अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री हैं, अलग अलग एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसको अलग तरीके से कहने समझाने का प्रयास किया है। पर बेसिक एक ही है, उपचारात्मक या कि निदानात्मक शिक्षण, जिसको अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। इस क्लास में इसी विषय वस्तु को ध्यान में रख के इस प्रकार से क्लास को डेवलप करने का, इस प्रकार से क्लास को रखने का प्रयास किया गया है कि इस चैप्टर से आने वाले कोई भी क्वेश्चन जो किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के टीएईटी के एग्जाम में आते हैं, वहां से एक भी क्वेश्चन रहे नहीं। हमारी एक विषय की या कि विषय वस्तु की समझ बेहतरीन तरीके से डेवलप या कि विकसित हो सके, इसी बात को उम्मीद में रख के इस क्लासेस को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और क्लास में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, क्या हम स्टडी करने वाले हैं, इन बातों की यदि चर्चा करें तो हम पहला देखेंगे कि व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उपचारात्मक, निदानात्मक, विकासात्मक जो शिक्षण है, एक ही है बेसिकली। ये क्या है, कैसे समझें कि क्या होगी क्या होगी उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद देखेंगे स्पेशल एजुकेशन वर्सेस रेमेडियल टीचिंग। कई बातें जो विशिष्ट शिक्षा में होती हैं, तो ऐसी कुछ सिमिलरिटीज होती हैं कि वो रेमेडियल टीचिंग में भी होती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण में होती है। तो इन चीजों की क्लियरिटी होना, इनमें कॉम्प्लिकेशन न होना, जिगजैग न होना, एक माइंड में क्लियरिटी डेवलप हो कि ये चीज विकासात्मक शिक्षण है और ये चीज रेमेडियल टीचिंग का हिस्सा है और ये चीज विशिष्ट शिक्षा का हिस्सा है। तो इन चीजों की क्लियरिटी डेवलप करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। स्टेप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि यदि यदि उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके क्या चरण होंगे, पहले क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप या स्टेज में क्या होगा, सिक्स्थ स्टेज में क्या होगा। तो किस चरणों में ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी साइकिल होगी, पूर्ण होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इसका मतलब उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, यानी कोई भी शिक्षा शास्त्री या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा में ये बात पूछ रहा है, इस बात की जानकारी ले रहा है कि कुछ हर एक वो व्यक्ति जो टीचर बनना चाहता है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो उसका उद्देश्य क्या होंगे, उनके माइंड सेट को समझना और बेसिकली रेमेडियल टीचिंग के उद्देश्यों को समझना और अपनी विषय वस्तु में एक मजबूती प्रदान करना। इस टॉपिक से हम ये सब जानेंगे। इसके बाद स्किल फॉर टीचर, हर एक वो शिक्षक जो रेमेडियल टीचिंग करेंगे या करने वाले हैं, उनके क्या कौशल होने चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, जिसके बेसिस में, जिनको उपयोग करके, जिनको आधार बना के वो रेमेडियल टीचिंग करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे रेमेडियल टीचिंग मेथड, यानी कोई भी शिक्षण का कार्य हो, कोई शिक्षण हो, उसको एक पर्टिकुलरली विधि का उपयोग करके ही कोई शिक्षण किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए किस प्रकार की विधियां होती हैं या कि उनको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यानी कितने प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्थाएं होती हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग रूपों को जाने समझेंगे। इन सब चीजों को जान लेने के बाद मेरा विश्वास है कि यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आप हल कर सकेंगे, आप इस योग्य हो सकेंगे कि आप आसानी से हल कर लेंगे। तो यदि क्लासेस अच्छे लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, आपकी तैयारी में कुछ सहूलियत या की सहायता मिलती है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और अध्ययन अध्यापन के कार्य एक दूसरे की सहायता से करते रहें। और यदि बातें और भी बेहतर लगती हैं और कुछ क्वेरी दिमाग में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि और कौन से शिक्षा मनोविज्ञान हो या कि पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र हो, जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए, हम उन टॉपिक्स में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, रेमेडियल टीचिंग में एकेडमिक डिस्कशन करेंगे, पर मैं एक बात बता देता हूं कि रेमेडियल टीचिंग बेसिकली क्या है। तो देखिए, यदि मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम, और वहां पे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे स्टडी करते हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं,
यहाँ पे अलग अलग टीचर आते हैं और अपना अपना विषय पढ़ा के चले जाते हैं। बच्चे ही आते हैं गेट से और हर एक रोज क्लासेस लेते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मान लीजिए इस बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, इस कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली 2 मंथ स्कूल रेगुलर नहीं आ पाता। तो जो अन्य बच्चे होंगे उनका जितना भी सिलेबस हो जाएगा, जितनी कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज कंप्लीटेड हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जो ये बी बच्चा था, बॉय ये बच्चा था, ये इनसे पिछड़ जाएगा। यानी वजह, दिक्कत, बीमारी हो, चाहे उस क्षेत्र में सामाजिक दंगे हों या कि राजनीतिक उथल पुथल हो, वजहें कोई भी हो, बच्चा मंदबुद्धि हो, बच्चे को याद रखने में समस्या हो, बच्चे को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो, बच्चे को कम सुनाई देता हो, वजहें कुछ भी हो, ठीक है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, पर किसी भी वजह से यदि बच्चा सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पा रहा, अपने एकेडमिक जो कैलेंडर है, जो कि दैनिक पाठ्यक्रम में कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सभी विषयों या कि कुछ एक विषयों में यदि वो पीछे रह जाता है, तो हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था और एक टीचर की दायित्व बनता है कि उनको विशेष सहायता करके उनकी समस्याओं को समझ के, यदि कोई पर्टिकुलर विषय नहीं समझ में आ रहा तो आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा, उस जानकारी को, उस समस्या को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से उस समस्या के अकॉर्डिंग एक सही शिक्षण रणनीति का चयन करके उस बच्चे के या उसी प्रकार के कई बच्चों की समस्या का समाधान करना बेसिकली रेमेडियल टीचिंग है। देखिए, दूसरी स्तर से यदि हम बात करें तो जो रेमेडियल है ना, तो ये मेडिकल साइंस का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। मेडिकल साइंस की शब्दावली है रेमेडीज। होता क्या है, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास, तो वो हमें ऐसे ही दवा नहीं करते, वो पहले हमसे कुछ डिस्कस करते हैं, हमसे पूछते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, शुगर लेवल देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, या कि जरूरत पड़ी तो ब्लड टेस्ट WBC RBC चेक करते हैं, और भी डिटेल्ड जानकारी की जरूरत पड़ी तो वो भी चेक करते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब उनको समस्या समझ में आती है तो हमें वो उपचार देते हैं। सिमिलर बात होती है रेमेडियल टीचिंग शिक्षण के कार्य में। यदि बच्चे को कुछ विषय या कि कोई एक विषय यदि समझ में नहीं आ रहा तो उसकी हमें समस्या समझना है। यदि अधिगम चुनौती है यानी लर्निंग चैलेंजेस हैं किसी बच्चे के सामने या उसके जैसे कई बच्चों के सामने, तो हमें यह समझना है कि किस प्रकृति के, किस नेचर के लर्निंग चैलेंजेस हैं, उनको समझना, फिर उनको समझने के बाद उनको किस प्रकार से उन बच्चों के स्तर से हल किया जा रहा है, उसके लिए उचित शिक्षण विधि का चयन करना, और उचित शिक्षण विधि के चयन के बाद रीटीचिंग यानी दोबारा शिक्षण करना और उस अधिगम चुनौती को हल करना, उस अधिगम समस्या को सॉल्व कर देना ही बेसिकली रेमेडियल टीचिंग मानी जाती है। अब देखिए, रेमेडियल टीचिंग में ये बातें हुई तो एक बेसिक बेस तैयार हुआ जिससे हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली रेमेडियल टीचिंग थी क्या। ठीक, उसके बाद यदि बात करें तो अब एकेडमिक जो एकेडमिक कंटेंट है उसको भी हम जाने समझे तो रेमेडियल टीचिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस that is aimed at helping student who are struggling with particular subject और skill। बेसिकली रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे बच्चों की सहायता करना जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी विषय या कि कौशल को जानने, समझने, उनको एडॉप्ट करने, अध्ययन करने, जान लेने में स्ट्रगलिंग यानी समस्या महसूस कर रहे हैं, उनको सहायता देना ही रेमेडियल टीचिंग है। दूसरा पॉइंट अब देखें, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेमेडियल टीचिंग मेथड इज टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट। यानी रेमेडियल टीचिंग को जानने समझने का पहला चरण ही यही होगा कि बच्चे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनको जानना, और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अकॉर्डिंग सही शिक्षण नीति का, सही शिक्षण विधि का चयन करना, उसके बाद रीटीचिंग करके उस प्रकार की समस्याओं को समाधान करना,
बेसिकली रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक, विकासात्मक, निदानात्मक शिक्षण, जिस प्रकार के शब्दों से आप कनेक्टेड फील करें उसको रेमेडियल टीचिंग या निदानात्मक शिक्षण बोला जाता है। अब इसकी बात करें तो मैंने दूसरी बात रखी थी स्पेशल एजुकेशन वर्सेज रेमेडियल टीचिंग। ये क्या है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन की आपने बात देखी होगी तो उसमें भी बच्चों को सहायता कुछ स्पेशल क्यूरिकुलम के द्वारा दिया जाता है। स्पेशल एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। और ये हम जो देख रहे हैं उपचारात्मक शिक्षा। देखिए, विशिष्ट शिक्षा में जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, हमेशा विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट छात्र ही होने चाहिए। विशिष्ट छात्र कौन होंगे भाई? यदि आईक्यू लेवल की बात करें यानी इंटेलिजेंस कोशिएंट की बात करें तो यदि किसी बच्चे का 125 प्लस आईक्यू लेवल हो या कि 100 से कम हो यानी 90 हो, 80 हो, 70 हो, मंदबुद्धि का बालक हो, ये दोनों विशिष्ट बच्चे होंगे। कोई जन्मांध बच्चा हो वो विशिष्ट बच्चा होगा, किसी को सुनाई ही नहीं देता विशिष्ट बच्चा होगा, किसी को कम दिखाई देता है वो भी विशिष्ट बच्चा होगा, किसी को कम सुनाई देता है वो भी विशिष्ट बच्चा होगा। और ऐसे हर एक प्रकार के जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से दुर्बलता का शिकार है या कि विकलांगता का शिकार है वो सभी बच्चे विशिष्ट बच्चा होंगे। विशिष्ट बालक की सिंपल सी डिफिनेशन, ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य नहीं हो उनको विशिष्ट बोलते हैं। यानी सामान्य बच्चा एक स्वस्थ बच्चा और किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दुर्बलता का, किसी भी प्रकार की शारीरिक या कि मानसिक दुर्बलता का जो शिकार है उनको हम विशिष्ट बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्पेशल एजुकेशन में वो सम्मिलित होते हैं। पर जब हम उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, विशिष्ट बच्चे भी हो सकते हैं। भाई, एक सामान्य बच्चा है, उसको सब कुछ स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि वो लंबे समय तक बीमार पड़ गया तो जाहिर सी बात है कि वो विद्यालय नहीं जा पाएगा। और जितने दिन भी विद्यालय नहीं जा पाएगा तो टीचर उसके लिए रुके तो नहीं रहेंगे कि चलिए एक बच्चा नहीं आ रहा तो अब 40 बच्चे बैठ लेते हैं ताकि जब वो आएगा तब फिर से हम अपनी क्लासेस चालू करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा शिक्षण व्यवस्था तो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से होती है। तो जो बच्चा पिछड़ जाएगा वो चाहे सामान्य हो, चाहे उसका आईक्यू लेवल ज्यादा हो या कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसको हम एक साथ लाएंगे और उसको सामान्य पाठ्यक्रम के साथ सम्मिलित करने का, मुख्य धारा की शिक्षा के साथ तक पहुंचाने का जो प्रयास करेंगे, जो कार्य करेंगे, उस कार्य योजना को हम उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या कि रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स डिफरेंसेस हैं। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन में हो सकता है कि स्पेशल क्लासेस हो, जिससे ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए यानी जो जन्मांध बच्चे हैं उनके लिए अलग ही स्कूल होते हैं। जो जन्म से बहरे या कि जो जन्म से बोल न पाने वाले बधिर बच्चे होते हैं, मूक बधिर बच्चे, उनके अलग विद्यालय होते हैं, क्योंकि उनको भाषाई विकास करवाना थोड़ी सी डिफिकल्टी का काम होता है। तो इस प्रकार से अलग स्ट्रेटजी, अलग शिक्षण विधि और अलग पाठ्यक्रम भी इन बच्चों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यानी जो शिक्षक, जो टीचर, जो आचार्य रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक या कि निदानात्मक शिक्षण करने वाले हैं या कि करना चाहते हैं, वो किस प्रकार किन चरणों से होकर गुजरेंगे और एक पूरा रेमेडियल टीचिंग का यानी निदानात्मक शिक्षण का एक पूरा चक्र कंप्लीट करेंगे। उसकी यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, प्रथम चरण होगा, वो होगी टीचिंग। जब आप शिक्षण करेंगे अपनी क्लास में तब पता लगेगा किस प्रकार की लर्निंग चैलेंजेस है। आपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव रखे हैं, जो भी अकादमिक उद्देश्य रखे हैं कि इस क्लास को पढ़ाने के बाद हम इस प्रकार के शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, यदि प्राप्त नहीं कर पाते एज अ टीचर, यानी बच्चों को वो बात नहीं समझ में आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लर्निंग चैलेंजेस तो तभी आएंगे जब लर्निंग की टीचिंग लर्निंग और की प्रोसेस चालू होगी। तो फर्स्ट स्टेप होगा ऑब्वियसली टीचिंग, उसके बाद होगा फीडबैक। अब किस प्रकार की लर्निंग चैलेंजेस है ये तो पता करने के लिए हमें उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। फीडबैक कई माध्यमों से होगा, बच्चों से भी होगा, पेरेंट्स से भी कई बारी हो सकता है, या कि रेमेडियल अलग अलग से ड्रिल करने से, टेस्ट लेने से, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने से या कि उनका रिटन एग्जाम लेने से
कई विधियां होती हैं जिसके माध्यम से एक टीचर को फीडबैक मिलता है। भाई किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं एक बच्चे को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कि पर्टिकुलर विषय वस्तु को सीखने में, उनको हिंदी में कहाँ पे समस्या आ रही है, इंग्लिश में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, मैथमेटिक्स में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, साइंस में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, ये सब हमें फीडबैक के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी हम कई बारी बच्चों को पूछ लेते हैं, कई बारी बच्चे खुद से बता देते हैं, कई बारी बच्चे नहीं बताते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल टीचर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम फीडबैक किसी भी प्रकार से प्राप्त करें। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड के बाद जो थर्ड, तो फाइंडिंग लर्निंग चैलेंजेस। मल्टीपल टाइप के फीडबैक आएंगे, अभी आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रकार के फीडबैक आ गए, 10 प्रकार के फीडबैक आ गए आपके पास। अब उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कितने फीडबैक आपके काम के हैं, किसमें आपको काम करना है। तो जो थर्ड स्टेप होगा फाइंडिंग लर्निंग चैलेंजेस, यानी हमें इनसे ये पता होगा कि किस प्रकार की शिक्षण दुविधा बच्चों के दिमाग में आती है, किस प्रकार के लर्निंग चैलेंजेस हैं, किस प्रकार की अधिगम की कठिनाई उनके सामने आती है। यदि अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहे तो क्या नहीं समझ पा रहे, प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रामर नहीं समझ पा रहे, ये ग्रामर नहीं समझ पा रहे तो उसका कौन सा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ पा रहे हैं, वर्ब प्रोवर्ब नहीं समझ पा रहे हैं, या कि टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, वॉइस नहीं समझ पा रहे हैं, किस प्रकार के चैप्टर्स को उनको समझने में दिक्कत आती है। तो फाइंडिंग लर्निंग चैलेंजेस नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप राइट टीचिंग मेथड। जब आपको ये पता चल गया कि इस प्रकार के फीडबैक आ गए, अब ये भी पता चल गया कि स्टूडेंट ए, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट एफ को इस प्रकार के लर्निंग चैलेंजेस हैं, ये सीखने में समस्या आएगी, तो एज अ टीचर हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें ज्ञान होना चाहिए पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी के बाद, अपनी ट्रेनिंग के बाद, कि यदि इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो हमें इस प्रकार की शिक्षण विधियों को उपयोग करना है ताकि इस प्रकार की समस्याएं हल की जा सके। मैथमेटिक्स में जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें किस प्रकार से पढ़ाई जाए, किस प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, किस प्रकार से मल्टी सेंसरी एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्न करके सीखना, एक्टिविटी के थ्रू अधिक से अधिक कैसे सिखाना, ये राइट शिक्षण विधियों का चयन आना चाहिए। जब आपने राइट शिक्षण विधि का चयन कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा रीटीचिंग मतलब दोबारा शिक्षण। आपने एक बार ही टीचिंग की, फिर फीडबैक लिया, फिर फीडबैक से आपको किस प्रकार की अधिगम में समस्याएं यानी लर्निंग चैलेंजेस आती हैं ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपने सही शिक्षण विधि का चयन भी कर लिया। अब शिक्षण विधि के चयन के बाद आपको रीटीचिंग करनी ही पड़ेगी। जब आप रीटीचिंग करेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो फिर आप फीडबैक से आ सकते हो। पर यदि समस्याएं सॉल्व होगी, उम्मीद करता हूं सही शिक्षण विधियों के चयन में समस्या जो लर्निंग चैलेंजेस थे वो सॉल्व हो जाएंगे, और जो शिक्षण के लक्ष्य है जो आपने अपने लेसन प्लान में बना के रखी है वो आप शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ये बेसिकली साइकिल है या कि स्टेप्स है रेमेडियल टीचिंग के। इसके बाद यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इसका बेसिक मतलब क्या है। एज अ टीचर जब आप प्रोफेशनल टीचर बनने वाले हैं तो उसमें रेमेडियल टीचिंग जैसा कॉन्सेप्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे ऊपर यदि देखें तो हर एक वो शिक्षण जो एज अ टीचर के एग्जाम में जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं उसमें कोई भी संस्था इस प्रकार के टॉपिक को क्यों डालती है, ठीक है, उसके क्या उद्देश्य होंगे, वही रेमेडियल टीचिंग के उद्देश्य होंगे। तो इसको जानना समझना, इसका गहन अध्ययन होना और इसके रिगार्डिंग अपनी समझदारी विकसित होना एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शिक्षक के लिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव को हम पता लगाएंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट होगा इसमें डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टुवर्ड एजुकेशन, शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट और मोटिवेशन यानी प्रेरणा और रुचि को जागृत करना। भाई कई बारी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एजुकेशन के प्रति इंटरेस्टेड नहीं होते और उनको एजुकेशन कंटिन्यू ही रखना है, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता। कई रिमोट एरिया आज भी ऐसे हैं कि उनको वो प्राइमरी एजुकेशन बड़े मुश्किल से करते हैं और उसके बाद सेकेंडरी या कि हायर सेकेंडरी स्तर में ही वो छोड़ देते हैं।
अलग अलग रीजन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, पॉलिटिकल वजह हो सकती है, उनका मेंटल मानसिक स्तर इस प्रकार का हो वो हो सकती है, मनोशारीरिक दशा हो सकती है, या फिजिकली चैलेंज विकलांग बच्चे हों और उनको समुचित रूप से आसान तरीके से वहां पे जाना और सामान्य विद्यालय में पढ़ना सीखना शायद संभव न हो। अलग अलग वजहों से, अलग अलग दिक्कतों की वजहों से बच्चे शायद मोटिवेटेड नहीं होते, उनको इंटरेस्ट नहीं होता एजुकेशन में, तो उस डिमोटिवेशन की प्रोसेस को मोटिवेशन में बदलना, उस उसमें जो उनको दूर भागने की जो प्रवृत्ति है उसमें इंटरेस्ट जगाना एक प्रोफेशनल टीचर की मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ओवरकम मेंटल स्ट्रेस, देखिए मानसिक मानसिक तनाव को कम करना रेमेडियल टीचिंग का ये भी एक हिस्सा होता है। आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि बच्चे को मैथमेटिक्स के कुछ सवाल या नहीं आ रहे, वो कई बार अपने प्रयास कर लिया पर नहीं आ रहे। अब वो मेंटली स्ट्रेस है कि इस यदि सेम टाइप के जो एग्जाम, सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और ये मेरे सिलेबस में आ गए, मेरे एग्जाम में आ गए, तो मैं कैसे इनसे हैंडल करूंगा, कैसे इनसे डील कर पाऊंगा। तो उनका जो मानसिक दबाव है, जो मानसिक तनाव है, वो कम करना। और वो कम किस प्रकार से किया जा सकता है भाई? रेमेडियल टीचिंग के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन चैलेंजेस को समझ के सही शिक्षण नीतियां, सही शिक्षण विधियों को एकदम सरलतम भाषा में, आसान भाषा में, बिल्कुल उनकी रीजनल लैंग्वेज में सरलतम तरीके से उसको इतना सरल कर देना कि बच्चे के समझ में आ ही जाए, इस स्तर तक पहुंचा के उनके मानसिक दबाव को कम करना बेसिकली ओवरकम मेंटल स्ट्रेस बोला जाता है। इसके बाद देखें तो डेवलपमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सस्टेन, बच्चों में उनके आत्म जो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाना, उसको विकसित करना और उसको बनाए रखना। भाई एक होता आत्मविश्वास, एक बारी आपने उनको एक्सेलेंट बोल के, उसको गुड बोल के और उसको सही सा पॉजिटिव रिवॉर्ड देके, उसको कोई अच्छा सा इनाम देके, पुरस्कार देके आपने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, पर यदि ये बार बार ही नहीं किया जाता तो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस या कि उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है डाउन हो जाए, सस्टेन न रह पाए। तो दोनों चीजें एक शिक्षक के लिए और ओवरऑल एज इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पेशली उन बच्चों को जो लर्निंग चैलेंजेस फेस करते हैं, जो किसी प्रकार की अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं, उनका आत्मविश्वास बनाना, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करना, उनको ये बताना कि हर एक वो योग्यता किसी जो सामान्य बच्चे में है वो आप में भी है, और आप भी हर एक वो एकेडमिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो कोई भी बच्चा यहाँ आके कर रहा है। तो ऐसी बातें करना, ऐसे उनके आत्मविश्वास को बनाए रखना रेमेडियल टीचिंग का और सामान्य टीचिंग दोनों का एक कंपोजिट हिस्सा होता है। फिर होता है पर्सनलाइज्ड हेल्प बाय टीचर्स, यानी शिक्षकों के द्वारा व्यक्तिगत सहायता। भाई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग समस्याएं होती हैं। एक क्लास में यदि 20 स्टूडेंट है तो हर एक बच्चा खुद में यूनिक है और उनकी प्रॉब्लम भी डेफिनेटली यूनिक होगी, कुछ सिमिलरिटी होगी, पर A to Z 100% सेम टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती। तो पर्सनलाइज्ड हेल्प करना, यदि पर्सनलाइज्ड से मेरा मतलब क्या है, यदि उदाहरण के लिए लेते हैं, कोई ऐसा आपकी क्लास में बच्चा है जो कान में थोड़ी सी ऊंची आवाज सुनता है, यानी थोड़ी सी जोर से बोलने से सुनता है, और यदि आप उसको पीछा बैठा हुआ देखते हैं तो आपका ये जिम्मेदारी होता है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बच्चे को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड बेंच में आप बैठने के लिए बोले, ताकि जो भी आप बोले, कुछ चीजें यदि धीमे से भी बोले तो उसको सुनाई दे जाए। तो ये पर्सनलाइज्ड हेल्प है। यदि चैलेंजेस दूसरे प्रकार के हैं, सुनने से लेके देखने, किसी को दूर दृष्टि दोष है, किसी को निकट दृष्टि दोष है, इस प्रकार की समस्या हो गई, किसी को अंग्रेजी से बिल्कुल ही डर लग रहा है, तो अंग्रेजी की शिक्षण विधियों की इतनी सरलतम कर दी जाए, इतनी आसान कर दी जाए कि उनसे उनको अंग्रेजी एज ए विषय से मोहब्बत हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड हेल्प। ये बेसिकली मनोविज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का, आप जैसे स्टूडेंट जो इनको गहराई से जानते समझते हैं, वो लोग इन चीजों का अप्लाई कर पाएंगे और चीजों को बेहतर तरीके से कन्वे कर पाएंगे। इसके बाद देखें तो
टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चों के अंदर सकारात्मक विकास करना मतलब उनकी जो मन स्थिति है, जो मनोदैहिक स्थिति है, वो किसी भी वजह से उनके दिमाग में नकारात्मकता भर गई है, उस नकारात्मकता को निकाल फेंकना और सामान्य स्थिति तक लेके आना और उस निगेटिविटी को रिप्लेस करना पॉजिटिव थिंकिंग से एक शिक्षक की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कुछ इस प्रकार से है, यदि बेसिक एज में छोटा सा ग्राफ्स के माध्यम से यदि एक बच्चा निगेटिव मेंटेलिटी जो डेवलप कर चुका है वो इस स्तर तक आ गया, तो उसको पहले तो सामान्य स्तर तक लाना और फिर अलग अलग माध्यमों से बायोग्राफी बता के, शॉर्ट स्टोरी बता के, शॉर्ट फिल्म बना के इस बच्चे के जो सकारात्मक विकास है उसको इस प्रकार से करना। फिर बच्चा खुद में अपना उत्तरोत्तर डेवलपमेंट करता जाएगा और देखेंगे कि बच्चे में अमूल चूक परिवर्तन आएंगे और बहुत बेहतर कर पाएगा। तो बच्चों में सकारात्मक चिंतन का विकास करना और निगेटिविटी को दूर करना रेमेडियल टीचिंग का एक उद्देश्य रहा है हमेशा से। इसके बाद हेल्प स्टूडेंट टू अचीव टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी बच्चों को जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करना। मैंने इसका सिंपल सा एग्जांपल दिया कि यदि एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कोई यदि मान लीजिए दो बच्चे इन जिस एरिया में आते हैं सामाजिक दंगे है, अभी ये वहां से विद्यालय आ ही नहीं सकते, सब कुछ बंद कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद कर दिए गए हैं, माता पिता को इस बात का डर है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको बाहर नहीं भेजना। अब ये ऐसा यदि 15 दिन या कि 20 दिन भी चल जाता है तो बच्चे अपने एकेडमिक कार्य में पीछे हो जाएंगे, जो शिक्षण के लक्ष्य हैं उससे पीछे हो जाएंगे, इन सभी बच्चों से पीछे चले जाएंगे। जब ये पढ़ रहे थे तो लेसन 4 पढ़ाया जा रहा था, अब जब ये 20 दिन बाद आए हैं तो लेसन 10 पढ़ाया जा रहा है, तो जो ये 6 लेसन का गैप हो गया इनके बीच में, तो ये कैसे कवरअप होगा? ये रेमेडियल टीचिंग के द्वारा होगा। और एक शिक्षक को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए और उन्हें एक्स्ट्रा सहायता के लिए हमेशा रेडी भी होना चाहिए ताकि ये बच्चे भी अपने शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। फिर स्किल फॉर टीचर, जो भी शिक्षक रेमेडियल टीचिंग करना चाहते हैं उनकी क्या स्किल्स होनी चाहिए? तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। भाई कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का, अपनी बात को दूसरे बच्चों के सामने रखने का जो तरीका है वो कुशलता पूर्वक होना चाहिए। कम्युनिकेशन तो होता है बातों को दूसरे के सम्मुख रखना, और स्किल मतलब होता है किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना। यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत का हम अपने विचार आपके साथ और आपके विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो विचारों भावों का आदान प्रदान, और स्किल का मतलब होता है किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना, यानी इसी कार्य को स्किलफुली करना, कॉन्फिडेंस पूर्वक करना, एक सही लक्ष्यों को प्राप्त करना कम्युनिकेशन स्किल है। उसमें शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस जाति, किस धर्म, किस मान्यता, किस विश्वास को मानने वाले हैं। हमें अपने शिक्षण कार्य के दौरान किसी प्रकार की ऐसे शब्दों का, ऐसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी जिससे किसी के फेथ, किसी के रिलीजन, किसी के कास्ट को ठेस पहुंचे। तो हमें इस बात को इमोशनली इंटेलिजेंट होके, इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी बातों को रखना, अपने शिक्षण कार्य में मधुरता बनाए रखना, अपने हाव भाव के माध्यम से हमेशा दूसरे की बात को एक्सेप्टेंस की नजर से देखना, जानना समझना कम्युनिकेशन स्किल्स का हिस्सा होता है। तो ये एक शिक्षक में, चाहे वो रेमेडियल टीचिंग कर रहे हो या कि नॉर्मल टीचिंग कर रहे हो, दोनों के लिए कंपलसरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल होती है। आफ्टर दैट if you want to talk about next skill, that should be problem solving skill. What is प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? यानी समस्या के समाधान का कौशल क्या होता है? देखिए, एक शिक्षक से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती कि एक ब्रिज ना टूटे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आप अपने विचार व्यक्त करिए, ठीक है। शिक्षक से शायद नहीं पूछा जाएगा, एक शिक्षक से ये नहीं पूछा जाएगा कि अब ये बताइए कि अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से रन की जानी चाहिए। ये दूसरे व्यक्तियों का मैटर है, अन्य डिफरेंट टाइप के व्यक्तियों का बिजनेस है, पर ये टीचर से हमेशा पूछा जाएगा। इस प्रकार की समस्याओं से शिक्षक को हमेशा डील करना पड़ेगा।
कि बच्चे की एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स हैं यानी अधिगम में, लर्निंग में किस प्रकार के चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है, उन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, किस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किस प्रकार की समस्या में ज्यादा प्रभावकारी होगा, ये बातें हमेशा पूछी जाएगी। और एक शिक्षक से हमेशा ये उम्मीद की जाएगी कि उनकी इस प्रकार के लर्निंग चैलेंजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो जाने समझे। तो इसके बाद यदि बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नेक्स्ट होती है कि आत्म प्रबंधन का कौशल। आत्म प्रबंधन क्या होता है भाई? दिनचर्या और लाइफ स्टाइल एक स्टूडेंट की कैसे हो और एक टीचर की कैसे हो, उनका भोजन कैसे हो, उनका मानसिक संतुलन किस प्रकार से हो, उनको कितना अध्ययन करना चाहिए, कब अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन की स्थिति कैसी हो और किस प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहो के अधिकतम ज्ञानार्जन करके अधिक से अधिक कौशलों का विकास करके देश समाज को उत्तरोत्तर आगे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद आत्म प्रबंधन का हिस्सा होता है। ये तो पहली बात, शिक्षक में खुद हो, वो अलग अलग तरीके से मोटिवेशनल बातें सीखे हों, जानते हों और न केवल उनको बुक में पढ़ा हो, उनको जीवन में अपनाया भी हो, सही से अपने मानसिक स्तरों को किस प्रकार से बैलेंस्ड रखना है, इनकी फिजिकल, शारीरिक और मेंटल एक्टिविटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। वो आना चाहिए और बच्चों को भी उसके अंदर ट्रांसफर करना चाहिए। फिर लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन, यानी तार्किक चिंतन क्यों जरूरी है भाई? समाज में हमेशा अच्छे ही बच्चे नहीं होते, हमेशा इवन नहीं होता, कुछ ऑड भी होता है। यानी कुछ समाज में सामाजिक तत्व हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे कि असामाजिक तत्व हो गए, रूढ़िवादी तत्व हो गए, परंपरावादी तत्व हो गए, जो समाज को आज भी पीछे ले जाने का कार्य करते रहते हैं। वो उल्टे सीधे कार्य, जादू टोना, अलग अलग जो रूढ़िवादी बातें हैं, रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है, वो इन सब में बच्चों को फंसाने का, किसी समाज के व्यक्ति को फंसाने का कार्य करते रहते हैं। तो बच्चे में लॉजिकल यानी तार्किक चिंतन के विकास से होगा क्या कि बच्चों वो अपना हित और अपना हित आसानी से जान पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि बेसिकली हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, इनके पास कुछ खास है नहीं। तो लॉजिकल चिंतन का विकास एक शिक्षक में और वही मेंटेलिटी एक शिक्षक में, एक स्टूडेंट में ट्रांसफर करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये रेमेडियल टीचिंग और सामान्य टीचिंग दोनों का कंपोजिट हिस्सा होता है। उसके बाद होता है क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक चिंतन। एक समस्या के कितने अलग अलग तरीके से हल किए जा सकते हैं। रचनात्मकता केवल ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना नहीं होता, अपनी बात में रचनात्मकता लाना, अपनी क्लास में रचनात्मकता लाना और समस्याओं को हल करने के अलग अलग तरीके भी खोजना कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग का हिस्सा होता है। तो एक शिक्षक में उम्मीद की जाती है कि वो बेसिक क्रिएटिविटी उनके अंदर होनी ही चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का उपयोग करना। भाई आप पावर पॉइंट का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक फोटोज का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स का, गिफ्ट का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ग्राफिक टैबलेट का, टच स्क्रीन मॉनिटर का, स्मार्ट बोर्ड का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और अपनी जो क्लासरूम है उसको किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बना के डिलीवर कर सकते हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग होना, इनको जानना। हर एक एडुटेक जो इक्विपमेंट होते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उनको प्रॉपरली चलाना, उनके बारे में जानना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस सब की अंडरस्टैंडिंग एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि ये इसके बारे में बेसिकली जानते ही होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो रेमेडियल टीचिंग मेथड आते हैं, यानी कौन सी शिक्षण विधि होगी जिसमें रेमेडियल टीचिंग की जाती है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी एक व्यक्ति पे आधारित शिक्षण जो प्लान होगा, शिक्षण परियोजना होगी, वह किस प्रकार से भाई एक यदि बात करें तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आने वाली सभी स्टूडेंट यानी बच्चे और बच्चियों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, उसका एजुकेशन प्लान होना चाहिए। एक बच्चा जो फिजिकली चैलेंज्ड है यानी दिव्यांग है, विकलांग है, उसके मनोभाव को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए और किस प्रकार से उसे ये भरोसा दिलाया जाए कि आप हमारे लिए उतने ही ज्यादा जरूरी है, शायद कहीं थोड़े से ज्यादा भी जरूरी है जितने ये सभी बच्चे
आपको उतना ही सम्मान और उतना ही इज्जत है जितनी ये सभी बच्चों का है। आप अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की मानसिक हीन भावना का शिकार नहीं होना है। आपको बेहतरीन तरीके से जाने समझने का अधिगम का कार्य करते रहना है। तो अलग अलग तरीके से इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान काम करते हैं। इसके बाद सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं? सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं कि एक क्लास में यदि 30 स्टूडेंट है, तो यदि 30 स्टूडेंट है तो कई बार क्या होता है कि 4 बच्चों को अलग तरीके की समस्या मैथमेटिक्स में है, 4 बच्चों को इंग्लिश में समस्या है, 4 बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आ रही, 4 बच्चों को तमिल नहीं समझ में आ रही। तो एक छोटे छोटे ग्रुप बना के उनके लिए अलग से बेहतरीन शिक्षण विधि का चयन करके उनकी समस्याओं को हल करना, यानी एक तरीके के जो समस्याएं आती हैं उन बच्चों को एक ग्रुप बना के उनकी समस्या का समाधान करना सपोर्ट प्रोग्राम कहा जाता है। जिसको सामान्य भाषा में जो रेगुलर रेगुलर जो क्लासेस होती हैं उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जो कल्चर है वो कहीं सपोर्ट प्रोग्राम का ही लगभग हिस्सा एज इट इज तो नहीं है, जैसा शिक्षण शास्त्र और शिक्षण व्यवस्था शिक्षण मनोविज्ञान में बताया जाता है, पर कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी सिमिलरिटी है ना। इसके बाद रिवार्ड स्कीम क्या होती है, इसके बारे में यदि हम जाने समझे तो हर एक विद्यालय में हर एक टीचर के दिमाग में बच्चों को सही पॉजिटिव रिवार्ड यानी उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। जब बच्चा 300 400 500 बच्चों के सामने प्रिंसिपल के सामने आके कुछ पुरस्कार कुछ रिवार्ड रिसीव करते हैं तो उनको आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि होती है। वो शिक्षा के प्रति ज्यादा उत्साहित ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं और अपना जो एफर्ट है जो प्रयास करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा बढ़ाते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एज अ टीचर दोनों को रिवार्ड देने चाहिए। आप पूछेंगे कि सर ये बताओ कि अब पूछेंगे कि आप बोलते हैं रिवार्ड, एज ए टीचर हम कितने रिवार्ड देंगे? तो रिवार्ड जरूरी नहीं है कि आप कुछ प्रीसियस यानी मूल्यवान चीजें दें। रिवार्ड थैंक यू बोलना, रिवार्ड वेल डन बोलना, रिवार्ड एक्सीलेंट बच्चे बोलना, रिवार्ड अपने क्लास में सामने बुला के और क्लैपिंग करवा देना सभी बच्चों के सम्मुख, ये भी रिवार्ड होते हैं। रिवार्ड के बारे में कभी दूसरे टाइम में चर्चाएं कर लेंगे कि किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी अलग से बातें की जा सकती हैं, पर रिवार्ड का होना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखें मल्टी सेंसरी लर्निंग, ये क्या होती है इसको समझ लें। मल्टी का मतलब होता है बहु जो आप लाने वाले उसकी बात नहीं होती, बहु का मतलब कई से होता है। सेंसरी यानी होता है सेंसरी ऑर्गन, यानी शरीर में ऐसे ऐसे शरीर के ऐसे अंग जिससे हमें इन्वायरमेंट का अपने आसपास का पर्यावरण का समाज का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आंख से दिखाई देता है, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो हम ऐसी ऐसी शिक्षण विधियों का चयन करें, ऐसे टीचिंग मेथड्स को चुनें जिसमें बहुत सारी एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व हो। आप लेक्चर मेथड में करेंगे तो बच्चे का केवल कान और आंख एक्टिवेट होगा, पर लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खेल खेल में शिक्षा करेंगे तो बहुत सारे उनकी जो सेंसस एक्टिवेट होगा और उस प्रकार की लर्निंग ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुदृढ़ और लॉन्ग लास्टिंग होती, लंबे समय तक बच्चों को याद रहती है। तो मल्टी सेंसरी लर्निंग हमेशा होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेस, हमें तकनीक की जानकारी हो और उसमें हमारी खुद की लॉजिक हो, कि हमारी खुद की क्रिएटिविटी हो कि इस प्रकार के इक्विपमेंट से, इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से हम इस प्रकार के कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बच्चों के अधिगम को, बच्चे की लर्निंग को आसान बना सकते हैं। तो एज ए टीचर ये भी उम्मीद की जाती है। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे रिवार्ड की मैंने बात की वैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक जो बच्चों को उत्साहित करने की बातें होती है वो करना, उनको सकारात्मक चाहे कोई फिजिकल कोई भौतिक वस्तु देना, उनको पेन दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, उनको ड्राइंग बॉक्स दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या कि उनको थैंक यू बोलना, वेल डन बोलना, उनको सही मार्क देना। अलग अलग तरीके का पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिए जा सकते हैं जिससे बच्चे का जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है सस्टेन रहे, हमेशा बना रहे और बच्चा एजुकेशन को, शिक्षण व्यवस्था को सकारात्मक तरीके से सीख के जो उसके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव उनको आसानी से पूर्णता की ओर प्राप्त करता रहे। इसके बाद यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यानी कितने प्रकार की
कितने प्रकार की, किस किस स्वरूप की जो उपचारात्मक या निदानात्मक या कि विकासात्मक शिक्षण है किस प्रकार का होता है, इसको यदि जाने समझे तो हम देखेंगे वन ऑन वन टीचिंग। इसमें एक बच्चा, इसमें एक स्टूडेंट होगा, उसके लिए एक टीचर होंगे और पेरेंट्स होंगे। ये टीचर ये जानने समझने का प्रयास करेंगे बच्चे से कि किस प्रकार के लर्निंग चैलेंजेस है, फिर उनके पेरेंट्स से भी जानने समझेंगे किस प्रकार के लर्निंग चैलेंजेस है, फिर अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर इस प्रकार के लर्निंग चैलेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग ये टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको बोलते हैं वन ऑन वन टीचिंग। इसके बाद स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और उन ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश का टेंस इनको 2 बारी पढ़ाने में भी नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको सरलतम भाषा में सिखाएंगे। हो सकता है टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट के जमाने में उस पूरे टेंस को पढ़ा भी रहे हैं और उस क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसके पोर्टल में वो क्लासेस अपलोड कर दिया और बच्चों को बता दिया कि देखिए इस प्रकार से आप www. जो भी आपका कॉन्वेंट स्कूल है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, इस वेबसाइट में जाना है और ये क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स देख लेना है। फिर भी जो समस्या हो वो आपको बताना है। तो इसको स्मॉल ग्रुप है, इंग्लिश में आने वाली, गणित में आने वाली, विज्ञान में आने वाली, सामाजिक विज्ञान में आने वाली, हिंदी में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको उनको किसी भी प्रकार से हल करना एक छोटे से ग्रुप बना के स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन यानी छोटा समूह निर्देशन होता है। फिर इसके बाद यदि बात करें तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होता है। इसमें एक ही क्लासरूम में अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और चलती हुई क्लास में बच्चों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उसको अलग अलग निर्देशों के माध्यम से हल किया जाता है। उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन माने यानी ऐसे निर्देश देना जिसमें अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रिय इन्वॉल्व हो, उसको मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिससे लर्निंग जो अधिगम की प्रक्रिया है ज्यादा ठोस और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर इसके बाद यदि बात करें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से हो जो तकनीक पे आधारित हो, जैसे प्रोजेक्टर की अंडरस्टैंडिंग, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पीपीटी की अंडरस्टैंडिंग हो, अलग अलग तरीके के जो एडुटेक होते हैं जैसे ग्राफिक टैबलेट हो गया, स्क्रीन टच मॉनिटर हो गया, या कि स्क्रीन टच जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं वो हो गए। इन सबको जानना समझना, अब जैसे गिफ का भी उपयोग कैसे करेंगे आप, ग्राफिक का उपयोग कैसे करेंगे आप, शॉर्ट वीडियोस का उपयोग कैसे करेंगे आप, डॉक्यूमेंट्रीज को कैसे अपनी क्लास में कोरिलेट करेंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म होगी, इन सब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाना, इन सब चीजों के बारे में एनालिसिस सिंथेसिस करते जाना और अपनी टीचिंग को, अपनी जो शिक्षण के कार्य है उसको क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल बनाते जाना एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अलग अलग तरीके से हम किस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य को विकसित कर सकते हैं, ये एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये रही रेमेडियल टीचिंग में क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई है। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।